हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के अपने सेकंड लेक्चर में। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हम कहां तक पहुंच चुके थे। हम ह्यूमन का, है ना, ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं, तो हम ह्यूमंस का क्या पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। और ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था दो ही चीजें होती हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल प्लस क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलके ही क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये बात हम कर चुके थे। और एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है ना, क्या क्या होता है, माउथ होता है, माउथ के बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद क्या आता है, ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक आता है, स्टमक के बाद क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में क्या है, एनस। और ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस पे ये खत्म हो जाती है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया था हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, हम सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम, लीवर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम, पेनक्रियास पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, पेनक्रियास पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक यानी स्टमक के ग्लैंड्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ये हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले थे। अब हम कितना पढ़ चुके हैं वो हम देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की हमने शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने माउथ के बारे में फर्स्ट लेक्चर में, है ना, हमने जहां खत्म किया था पढ़ लिया था कि माउथ में ओरल कैविटी हमने देखी थी, हाँ, हमने टीथ्स के बारे में पढ़ लिया था, टंग के बारे में पढ़ लिया था। तो माउथ तक हम यहां तक खत्म कर चुके हैं। अब हम यहां से शुरू करने वाले हैं, फेरिंग्स से लेके पूरा हम ऐसे ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अब देखिए दोस्तों, अब हम एलिमेंट्री कैनाल को एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, है ना, और एनसीईआरटी में उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है उसको पूरा डिटेल में एक एक वर्ड को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो, ये है हमारी ओरल कैविटी, ये मैंने बना दी ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी के ऊपर कौन सी होगी, नेजल कैविटी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये है नेजल कैविटी, मतलब यहां से नाक से एंट्री हुई है, और यहां माउथ से, ये लिप्स हैं अपने, यहां माउथ से एंट्री हुई है, ये है ओरल कैविटी। ठीक है, अब नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बाद एक कॉमन पैसेज आता है, कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज किसके लिए, फूड और एयर के लिए एक कॉमन पैसेज आता है, जिसको क्या बोला जाता है, फेरिंग्स बोला जाता है। तो ये फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, अब फेरिंग्स के बाद अगर आप चलोगे एलिमेंट्री कैनाल में, तो एक लॉन्ग ट्यूब आएगी, एक लॉन्ग ट्यूब आएगी। ये क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है। कितनी लॉन्ग है, तो यहां तक डायफ्राम होता है ना, ये लगभग वहां तक एक्सटेंड करती है ना। नेक अपनी गर्दन में आ जाएगी, थोरैक्स में आ जाएगी, फिर जहां तक लंग्स अपने खत्म होते हैं, डायफ्राम होता है वहां तक। एनसीईआरटी में ये लिखा भी गया है। ठीक है, ये डायफ्राम वाली बात है। ठीक है, और इस लॉन्ग ट्यूब को हम बोलते क्या है, ईसोफेगस बोलते हैं। इसको आप ओ से भी लिख सकते हो, OES, पर मैं ऐसे भी लिख देता हूं, ऐसे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसको बोलते हैं हम ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, अब ईसोफेगस में एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि ईसोफेगस की मसल्स में, ईसोफेगस में जो मसल्स होती हैं उनकी जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हो, पेरिस्टालसिस भी बोल सकते हो, पेरिस्टालसिस। देखो, मस्कुलर मूवमेंट जब हम डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो मस्कुलर मूवमेंट दो ही जगह पाई जाएंगी जहां पे आपको नाम याद रखना है। एक तो ये हो गई पेरिस्टालसिस हो गई, जो कहां पे, ईसोफेगस में है। एक होंगी चर्निंग मूवमेंट, जो कि स्टमक के अंदर पाई जाएंगी, है ना। अब ये पेरिस्टालसिस करती क्या है ना, मान लो ये ईसोफेगस है, इसमें मूवमेंट का फायदा क्या है, मान लो खाना यहाँ पे है और आप खाना खा के लेट गए, है ना, बेड पे लेट गए, तो इस खाने को आगे भी तो भेजना है। तो जो मसल्स होंगी, जो ये मसल मूवमेंट करेंगी, तो उस मूवमेंट से ये फूड आगे की तरफ जाएगा, ये इनका फंक्शन होता है ना। तो यहाँ पे अपना ये ईसोफेगस खत्म हो चुका है। अब ईसोफेगस के बाद, ईसोफेगस के बाद क्या आता है, एक जे शेप ऑर्गन आता है, एक जे शेप, जे दिख रहा है ना, जे जैसा बन रहा है ना, ऐसे ही तो बनता है जे। तो जे शेप ऑर्गन आता है, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, जे शेप कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस जे शेप ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टमक, इसको बोलते हैं स्टमक। ये लेफ्ट साइड रहता है बॉडी के, मतलब अगर कोई इंसान ऐसे है, अगर कोई इंसान ऐसे है और वो हमारी तरफ ऐसे फेस करके खड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो इसकी ये राइट साइड हो जाएगी, लेफ्ट साइड। तो स्टमक जो होता है बॉडी के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। शेप कैसी है, शेप हम बात कर चुके हैं कैसी है, जे शेप है। एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है, जे शेप इसकी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान करो, हम कैसे पढ़ रहे थे कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ आएगा, माउथ के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक आता है, स्टमक के बाद क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पहले ड्यूडेनम आएगी, फिर ज्यूजेनम आएगी, फिर इलियम आएगी, है ना। और यही मिलके क्या बन गई, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, ठीक है। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टमक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये स्टमक पढ़ रहे हैं। तो स्टमक यहाँ पे इस साइड में, मतलब ऊपर वाली साइड किससे ज्वाइन करता होगा, ईसोफेगस से ज्वाइन करता होगा। देख लीजिए ये ईसोफेगस यहाँ तक आ रहा है, ईसोफेगस से ज्वाइन करता होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी किसके साथ, ड्यूडेनम के साथ ज्वाइन करेगा। मतलब जाहिर सी बात है ये जो दिखाई दे रही है, ये जो पाइप दिखाई दे रही है, ये क्या रही होगी, ड्यूडेनम रही होगी। ये क्या रही होगी, ड्यूडेनम रही होगी, ड्यूडेनम रही होगी। और ड्यूडेनम की शेप कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है सी जैसी, है ना, सी जैसी लग रही है, सी ए बी सी। तो ये कैसी होती है, सी शेप की होती है। ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी गई है, सी शेप की, ठीक है। अब स्टमक की थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं कि स्टमक के बारे में क्या क्या बातें, है ना, अपने को पढ़नी है। यहाँ पे देखो, स्टमक जो होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 4 पार्ट कौन से होंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। पहला पार्ट तो ये रेड में मैंने दिखा दिया, ये वाला लगा लो कि यहाँ तक, ये यहाँ तक हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया यहाँ से, ये मैं ब्लू में दिखा देता हूँ, है ना, ये वाला। थोड़ा सा इस रेड वाले को थोड़ा सा और इधर कर देते हैं एक बार। ये तो हो गया रेड वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा हो गया ये ब्लू वाला पार्ट जो हो गया, ये वाला, ये ब्लू वाला, ठीक है। एक ये हो गया रेड वाला पार्ट। 2 पार्ट हो गए स्टमक के। तीसरा पार्ट ये वाला हो गया जो सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा है, ये मैंने जहां ब्लैक डॉट लगा दिए हैं, ये तीसरा पार्ट हो गया। और 4th पार्ट कौन सा हो गया, इसमें भी मैं रेड कलर भर देता हूं, ये हो गया 4th पार्ट, है ना। तो यहां से स्टमक के अपने को 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं, यहां से हम 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनके नाम कैसे याद करने हैं, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो, अगर इसमें पूछा जाए सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा पार्ट है, तो जाहिर सी बात है ये जो पार्ट है ये सबसे हाईएस्ट है। और हमारे घर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, मतलब हाईएस्ट मतलब जो छत होती है वहां पे क्या लगते हैं, F4 फैन लगते हैं, F4 फैन लगते हैं। तो ये हो जाएगा फंडिक पार्ट, फंडिक रीजन हो जाएगा। सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर क्या लगते हैं, फैन, पंखे लगते हैं, तो ये फंडिक हो गया, ठीक है। अब देखिए ये देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा कि स्टमक की मेन बॉडी है ना। अगर आपसे इन चारों पार्ट में पूछ लिया जाए 1, 2, 3 और 4 कि मेन बॉडी बताओ स्टमक की कौन सी है, तो देखो ये सबसे मोटा सा पार्ट, सबसे बड़ा सा पार्ट है, मतलब ये स्टमक की मेन बॉडी है, स्टमक की मेन बॉडी है। तो ये हो जाएगा बॉडी हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि स्टमक के पैरों में पड़ा हुआ है, स्टमक के पैरों में पड़ा हुआ है। पैरों से याद आएगा, पैरों में ना सबसे नीचे पड़ा हुआ है, पैरों से याद आ जाएगा, ये है पाइलोरिक रीजन, ये है पाइलोरिक रीजन, है ना। अब बच्चा एक, तो ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, कार्डियक रीजन, कार्डियक, ठीक है। 4 पार्ट हमने देखे स्टमक के, कौन से, एक कार्डियक रीजन हो गया, एक फंडिक रीजन हो गया, एक बॉडी हो गया, एक पाइलोरिक हो गया। ये हमने 4 रीजन देखे स्टमक के अंदर, है ना। और ट्रिक से याद भी कर लिया हमने, कैसे याद कर लिया, फंडिक वाला F4 फैन, यानी फैन जो सबसे ऊपर, बॉडी जो मेन बॉडी बना रहा है, पाइलोरिक यानी पैरों में पड़ा हुआ है, बच गया एक, सिर्फ कार्डियक बच गया।
ठीक है, अब देखो ये क्या था, ये क्या था, ईसोफेगस था, ये क्या था, ईसोफेगस था, और यहाँ क्या स्टार्ट हुआ है, यहाँ स्टमक स्टार्ट हुआ है। तो स्टमक और ईसोफेगस के बीच में क्या पाए जाते हैं, बीच में क्या पाए जाते हैं, स्पिंक्चर पाए जाते हैं। अब स्पिंक्चर का नाम कैसे लिखें, अब देखो स्टमक का, देखो एक तो आ रहा है स्पिंक्टर किसको कनेक्ट कर रहा है, एक तरीके से एक स्टमक को, एक ईसोफेगस को। तो स्टमक के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है गैस्ट्रो। स्टमक के लिए जो वर्ड यूज होता है गैस्ट्रो, और ईसोफेगस के लिए क्या हो जाएगा, ईसोफेजियल। ईसोफेगस के लिए क्या हो जाएगा, ईसोफेजियल, और क्या, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर। बहुत आसान हो गया। ठीक है, ये एक होगा है ना, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्पिंक्टर है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर हो गया। ठीक है, एक स्पिंक्टर कहाँ पाए जाएंगे, जहां पे ये पाइलोरिक रीजन है और जहां पे ड्यूडनम स्टार्ट हो रही है, मतलब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी स्पिंक्टर पाए जाएंगे। तो इनका नाम क्या होगा, देखो सिंपल है, पाइलोरिक रीजन के पास है तो इसका नाम हो जाएगा पाइलोरिक स्पिंक्टर। इसका नाम हो जाएगा पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है, पूरा एक बार देख लीजिए हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल हमारी बनती चली जा रही है ना। ये ड्यूडनम है, ड्यूडनम के बाद क्या आएगी, जूजनम आएगी, फिर इलियम आएगी। ठीक है, ड्यूडनम के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये अभी इस पॉइंट पे सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सी शेप होती है। अब हाँ क्या आएंगी, ड्यूडनम के बाद आएगी जूजनम, फिर इलियम आएगी। ठीक है, मान लीजिए ये मैं बनाने जा रहा हूं, ये मैंने जूजनम बना दी और ये मैंने इलियम बना दी, इलियम बना दी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। लार्ज इंटेस्टाइन को हम अलग से देखेंगे, बस ये समझ लो कि ये मैंने बना दी। ठीक है, तो यहां से यहां तक मान लो ये मैंने बना दी जूजनम, ये मैंने बना दी जूजनम, और ये मैंने बना दी क्या, इलियम, ये मैंने बना दी इलियम। तो ड्यूडनम, जूजनम, इलियम, ये मिला के अपनी क्या बन गई, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई। ठीक है, अब जूजनम के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि कोयल्ड स्ट्रक्चर होती है, कोयल्ड स्ट्रक्चर होती है, कोयल्ड मतलब है ना लपेटे से खाई हुई है। और इलियम के बारे में लिखा हुआ है, आप डायग्राम में भी है ना एक रफ डायग्राम बनाया, पर फिर भी देख पा रहे हो कि इलियम, ये जूजनम जो है कोयल्ड है, बट इलियम जो है वो बहुत भारी यानी हाईली कोयल्ड है। ये हाईली कोयल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा लपेटे खाई हुई है, हाईली कोयल्ड। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से इस टॉपिक में ड्यूडनम के बारे में सिर्फ एक पॉइंट कि इसकी शेप कैसी है, सी शेप है। जूजनम का एक पॉइंट कोयल्ड है, अच्छी खासी कोयल्ड है, बट इलियम जो है बहुत ही हाईली कोयल्ड है। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गई, अब जाहिर सी बात है यहाँ अपनी क्या आएगी, यहाँ नीचे क्या बनेगी, अब बाद में लार्ज इंटेस्टाइन अपनी बन गई, लार्ज इंटेस्टाइन बनेगी। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को कैसे समझना है, देखो इलियम तक हम आ चुके थे, इलियम से आगे बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा एक पोर्शन हम इलियम का ही बना देते हैं। ये क्या आ रही थी भाई, अपनी इलियम आ रही थी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है, इलियम आ रही थी। ठीक है, अब इलियम के बाद क्या स्टार्ट होगी, यहाँ पे इलियम खत्म हो गई, अब लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी, जिसमें सीकम आएगी, कोलोन आएगी और रेक्टम आएगी। अब कैसे बनानी है ना, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना उसी को जस्टिफाई करते हुए मैं ये डायग्राम बनाऊंगा। देखो ये कुछ पहली स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, एक रफ डायग्राम है पर चीजें आपको सारी रिलेट हो जाएंगी। फिर इसको कुछ ऐसे ऊपर की साइड ले जाना है, फिर इसको कुछ ऐसे ले जाना है, फिर इसको फिर से नीचे ले आना है, फिर से नीचे ले आना है, और थोड़ा सा यहाँ से सिग्मोइड चीज दिखानी है आपको, सिग्मोइड है ना, सिग्मोइड का भी सिग्निफिकेंस बताऊंगा, और फिर कुछ ऐसे, और ये अपना यहाँ पे क्या आ गई, एनएस आ गई, एनएस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। देखो यहाँ तक तो इलियम आई थी, यहाँ तक तो इलियम आई थी, तो एक यहाँ तक अपना लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट हो गया, जिसको हमने क्या बोला, सीकम, जिसको हमने बोला सीकम।
अब यहां से लेकर ये ऊपर गई है ना, ये क्या है, ऊपर गई, ऐसे दिखा देते हैं, फिर ये इस डायरेक्शन में गई, फिर ये नीचे आई, फिर यहां से यहां तक दूसरा पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट बन गया जो मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं कोलोन। पहला पार्ट क्या था, इसको भी ब्लू से लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। ये पहला पार्ट बना लार्ज इंटेस्टाइन का क्या, सीकम। दूसरा पार्ट कहां से कहां तक, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक क्या, कोलोन। और ये फिर यहां तक तीसरा पार्ट रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन कैसे बनती है, तीन चीजों को मिला के बनती है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, अब ये डायग्राम ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी की सारी चीजों को जस्टिफाई करेगा। कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखो सीकम आपको दिख रहा है, सीकम क्या आपको दिख रहा है कि ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। अब ये ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो ये सीधा सीधा रोड जा रहा था, सीधा सीधा रोड जा रहा था, कोई रोड जा रहा था, बहुत अच्छी बात है। और इस रोड से यहाँ एक छोटी सी गली मुड़ती है, छोटी सी गली मुड़ती है, आपने अक्सर देखा भी होगा अपने गली मोहल्ले में। और ये जो गली है ना, इसमें सिर्फ यहाँ तक घर है ना, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, और ये आगे से क्लोज है, बंद है। तो आगे से ऐसे स्ट्रक्चर जब कोई बंद होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ब्लाइंड सैक। तो अब देख पा रहे हो सीकम भी कुछ कैसी स्ट्रक्चर बन रही है। सीकम के बारे में पहला पॉइंट अपने हाथ लग गया, कैसी है ना, देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, सीधी सीधी पाइप जा रही थी और यहाँ पे ये ऐसे कुछ इस तरीके से ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर बन रही है। पहला पॉइंट अपने को सीकम के बारे में मिल गया। अब सीकम के बारे में दूसरा पॉइंट कि सीकम होस्ट होती है किसके लिए, किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होस्ट होती है। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक, जो हमारे है ना हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं, हमारे पेट के लिए, पेट के लिए नहीं मतलब समझ गए ना, ऐसे बोलते हैं ना पेट में जो जरूरी वाले, समझ गए ना आप, इंटेस्टाइन वाले, सिम्बायोटिक है ना। क्या है, सीकम के अंदर क्या होते हैं, सीकम एक तरीके से होस्ट का काम करती है, किसके लिए, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये ब्लाइंड सैक, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये होस्ट करती है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा पॉइंट, अब देखिए तीसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सीकम पे यहाँ पे एक फिंगर लाइक, एक छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्मीफोम, वर्मीफोम अपेंडिक्स, वर्मीफोम अपेंडिक्स। मैंने क्या बोला, सीकम पे एक फिंगर लाइक ऐसे छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको वर्मीफोम अपेंडिक्स बोला जाता है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है कि पहले होता था इंसानों में, बहुत पुराने समय की बात है, बट अब वो नहीं पाया जाता है। तो सीकम के भाई यही 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, एक तो ब्लाइंड सैक, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, और एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वाला जो कि वेस्टिजियल है ना। वी फॉर वर्मीफॉर्म, वी फॉर वेस्टिजियल। सीकम के बारे में और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। अब बारी आती है किसकी, कोलोन की बारी आती है। तो कोलोन के सीधे सीधे आपको यहाँ पे कितने पोर्शन दिख रहे हैं, देखो इस पोर्शन में कोलोन ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर जाने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, एक्सेंड, कि एक्सेंड कर रही है, मतलब ये है एक्सेंडिंग कोलोन, ये है एक्सेंडिंग या असेंडिंग, अंग्रेजी में कुछ भी बोल लो, असेंडिंग कोलोन, ये ऊपर की तरफ जो जा रही है। ये वाला जो कोलोन का हिस्सा है ये ऐसे टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा यानी ट्रांसवर्स जा रहा है, तो ये हो गई ट्रांसवर्स कोलोन। कुछ भी याद नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक बन रहा है अपना। ये हो गई क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन हो गई। अब ये असेंडिंग थी, ऊपर जा रही है, ये टेढ़ी जा रही है, और ये क्या है, नीचे आ रही है, यानी डिसेंड है ना। ये असेंड है तो जाहिर सी बात है ये होगा डिसेंडिंग कोलोन, ये हो जाएगी डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये यहां तक हुई मान लो अपनी डिसेंडिंग कोलोन। अब ये कोलोन आप देख पा रहे हो कि सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व कैसी होती है, कुछ
ऐसे, है ना, ऐसे सिग्मोइड कर्व जैसी बन रही है, तो इसको हम बोल देंगे सिग्मोइड कोलोन, इसको हम बोल देंगे सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन के 4 पार्ट हमने देखे। पहला कौन सा? असेंडिंग कोलोन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर टेढ़ा ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन यानी नीचे की तरफ, फिर सिग्मोइड कोलोन। इससे ज्यादा कुछ भी इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है। अब कोलोन के बाद आई क्या आ गई? रेक्टम आ गई। रेक्टम में ऐसा कुछ आपको याद नहीं रखना है। फिर क्या आ गया? एनस आ गया, और ये अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे अब फिनिश हो चुकी है ना। सारी बातें हमने देख ली हैं। अब हमें आगे बात करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अब तक हमने अपनी एलिमेंट्री कैनाल को कुछ इस तरीके से पढ़ा है कि ये एलिमेंट्री कैनाल है ना। कैनाल यानी एक ये पाइपलाइन है जो कि कहां से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है, एनस पर खत्म होती है। और बीच में क्या आता है? मान लो यहाँ पे फेरिंग्स आ गया, फिर यहाँ पे ईसोफेगस आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्टमक आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एनस यहाँ पे खत्म हो चुकी है। कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा है। अब हम क्या करने वाले हैं? देखो, ये पाइपलाइन है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। हम क्या करेंगे? इसको यहां से ऐसे कट कर देते हैं, यहां से इसको ऐसे कट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेन है ये एलिमेंट्री कैनाल है, हमने इसको यहां से ऐसे बीच में से कट कर दिया, और फिर हम इसको ऐसे उठाकर देख रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टीएस। टीएस यानी उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम देखना चाहते हैं कैसा है। अब हम वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रांसफर सेक्शन एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी गई है, कहां से कहां तक? ईसोफेगस से लेकर, है ना। मैं यहीं पे दिखा देता हूं कहां से कहां तक हम देख रहे हैं। ईसोफेगस से लेके जहां अपनी लार्ज इंटेस्टाइन मान लो यहां पे खत्म हुई, मतलब ईसोफेगस से लेके लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आता है? सीकम कोलोन रेक्टम। मान लो यहां पे रेक्टम है, ये ईसोफेगस है, तो यहां तक हम देखना चाहते हैं। यहां तक का हम ट्रांसवर्स सेक्शन हम देखना चाहते हैं, किस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, समझ गए ना? कुछ इस तरीके से। तो यहां पे अपने को 4 लेयर दिखाई पड़ती हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में, 4 लेयर। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली, देखिए, देखो कैनाल है तो कुछ इस तरीके का अंदर स्पेस होगा ना। कैनाल है तो इस तरीके का स्पेस होगा। ये हमने सबसे अंदर वाली लेयर बना दी। ये मैं उससे बाहर वाली, एक रफ डायग्राम है, ये उससे बाहर वाली लेयर में बना देता हूं ना। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? थिक कर देते हैं। ये अंदर वाली रेड कलर वाली बन गई, ठीक है। बाहर वाली, उससे बाहर वाली ये थोड़ी ब्लू कलर वाली जो हमने बना दी, उससे बाहर वाली, ठीक है। फिर ब्लैक कलर में उससे बाहर एक लेयर बना देते हैं, तीसरी लेयर हो गई, ठीक है। फिर एक अलग कोई कलर ले लेते हैं, मान लीजिए ये कलर ले लेते हैं। सबसे बाहर ये वाली लेयर होगी, सबसे बाहर ये वाली लेयर होगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अपने पास 4 लेयर हो चुकी हैं, 4 लेयर हो चुकी हैं। अब इनका नामकरण कर लेते हैं। देखो, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली, उसका नाम क्या होता है? सिरोसा। उसका नाम क्या होता है? सिरोसा, ठीक है। और सिरोसा के अंदर जो ये ब्लैक कलर वाली दिखाई दे रही है, इसका क्या नाम होता है? का नाम नहीं, क्या नाम होता है? इसका नाम होता है मस्कुलरिस। इसका नाम होता है मस्कुलरिस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे अंदर वाली लेयर का नाम। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम जो रेड कलर में दिखाई दे रही है, उसका नाम होता है म्यूकोजा। उसका नाम होता है म्यूकोजा, ठीक है। अब ब्लू कलर वाली जो लेयर है वो ठीक म्यूकोजा के क्या है? पीछे है। ठीक म्यूकोजा के क्या है? पीछे है। तो पीछे के लिए वर्ड जो यूज होगा वो सब मतलब पीछे है। किसके पीछे है? म्यूकोजा के पीछे है। तो उसका नाम हो जाएगा क्या? सब म्यूकोजा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी 4 लेयर होगी। कौन सी 4 लेयर हो गई? एक सिरोसा, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर कौन सी है? म्यूकोजा, ठीक है। म्यूकोजा के पीछे मतलब सब, और किसके पीछे? म्यूकोजा, यानी सब म्यूकोजा। और ये हो गई अपनी मस्कुलरिस लेयर। ये अपनी 4 लेयर हो गई। कौन सी है ना? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, ठीक है। अब इन 4 लेयरों के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे लिखा हुआ है, वो हमें थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम सिरोसा को देखेंगे, फिर मस्कुलरिस को, फिर सब म्यूकोजा को, और फिर हम म्यूकोजा के बारे में देखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं किसके बारे में, सिरोसा के बारे में देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम सिरोसा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब सिरोसा के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, इससे अलग आपको कोई भी पॉइंट ध्यान में नहीं रखना है। पहला पॉइंट, मेड अप ऑफ, किससे मिलके बनी होती है, किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ मीजोथेलियम, मेड अप ऑफ मीजो, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, मीजोथेलियम। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये मीजोथेलियम आखिर होता क्या है। तो मीजोथेलियम क्या होता है, मीजोथेलियम क्या होता है, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना, विसरल ऑर्गन जैसे कि अंदर वाले ऑर्गन, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, या फिर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन हो गए, या फिर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हो गए, वहां पे जो एपिथेलियम पाई जाएगी, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, तो मेसोथेलियम क्या है कि विसरल ऑर्गन्स में जो भी एपिथेलियम पाई जाएगी उसको मेसोथेलियम बोलते हैं। और ये हम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में विसरल ऑर्गन ही पढ़ रहे हैं, तो जो यहाँ पे एपिथेलियम होगी वो मेसोथेलियम कहलाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें कुछ क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। सिरोसा में कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इस दो पॉइंट से अलग आपको सिरोसा में कुछ भी याद नहीं रखना है। यहां पे इसको खत्म कर देते हैं, बस इतनी सी पॉइंट है, मेसोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, बात खत्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपनी लेयर कौन सी आई, देखो हम सिरोसा पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट कौन सी है, मस्कुलरिस। नेक्स्ट है मस्कुलरिस, नेक्स्ट मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में आपको सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी है। दो बातें कौन सी, एक और दो बातें कौन सी है कि देखो मस्कुलरिस में क्या होती है, दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर होती है मस्कुलरिस में, मसल्स की एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। ठीक है, ये अपनी कौन सी पहली बात चल रही है, और यहाँ पे मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा। ये पहली बात चल रही है कि मस्कुलरिस में जो मसल्स की लेयर होती है, एक आउटर होती है, एक इनर होती है। तो जो आउटर लेयर होती है मस्कुलरिस में मसल्स की, वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। आउटर लेयर कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर कैसी होती है, आउटर होती है। और इनर कैसी होती है, सर्कुलर। इनर लेयर कैसी होती है, सर्कुलर मसल्स की लेयर होती है। तो ये तो हो गया अपना पहला पॉइंट, इसको पूरा ही बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इससे अलग इसमें कुछ भी नहीं। आउटर लेयर किसकी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की होती है, और इनर लेयर किसकी, सर्कुलर मसल की होती है। ये नॉर्मल हमने बात की, स्टैंडर्ड बात की। जबकि यहाँ पे जो आपको दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है वो किसके रिलेटेड है, स्टमक के रिलेटेड है। देखो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में तो ये चल रहा है, ये सीन चल रहा है कि दो ही होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल एक सर्कुलर। जबकि स्टमक के अंदर थोड़ा सा खेल जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, एनसीईआरटी में लिखा भी गया है। स्टमक का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने लिखा है कि एक्स्ट्रा लेयर भी मसल की हो जाती है। देखो ये दो तो इसमें भी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल तो इसमें होगी ही होगी, है ना, वो तो हर जगह होती है। और क्या है, सर्कुलर भी इसमें होगी ही होगी, वो भी हर जगह होती है। बट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल के अलावा एक्स्ट्रा जो स्टमक में मसल की लेयर होती है, कैसी, ओब्लीग मसल की लेयर, ओब्लीग मसल की लेयर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बना के भी दिखा देता हूं। देखो मान लो लॉन्गिट्यूडनल कैसी होंगी, ऐसी लंबी लंबी जो पाई जाएंगी लॉन्गिट्यूडनल, कुछ इस तरीके से। सर्कुलर मान लो एक रफ डायग्राम है, इस तरीके से सर्कुलर मान लो। और ओब्लीग कैसी होंगी, ऐसी ओब्लीग होंगी। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि नॉर्मल एलिमेंट्री कैनाल में पूछा जाए तो दो ही लेयर होती हैं, एक आउटर एक इनर। आउटर कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, इनर कौन सी, सर्कुलर। जबकि स्टमक की बात कर ली जाए तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के अलावा भी एक मसल्स की लेयर होती है, कौन सी, ओब्लीग मसल्स की लेयर होती है मस्कुलरिस में। मस्कुलरिस में ये कहां पढ़ रहे हैं, मस्कुलरिस में पढ़ रहे हैं। तो मस्कुलरिस में इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सब म्यूकोजा पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सब म्यूकोजा।
यहाँ से येलो कलर कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो पाए। लीजिए लीजिए लीजिए, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। सब म्यूकोजा हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सब म्यूकोजा में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं उसकी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये किसकी बनी होती है, फॉर्म्ड ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन में आपके सामने बताने जा रहा हूँ, फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या हम देखना चाहते हैं कि इसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और क्या है, इसमें लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होती हैं। देखो एक एक बात है ना, जो ये जरूरी है, एक एक पॉइंट, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सारी चीजों से हर एक वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, ये हम एग्जाम में देख ही चुके हैं। तो ये पूरी एनसीईआरटी है आपके सामने, तो एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपको भी लिखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, है ना। हर एक चीज को समझाऊंगा मैं, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। लिम्फ वेसल्स भी होती हैं और इसके अंदर यहाँ मैं अलग कलर से लिखना चाहूंगा, नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। नर्व्स मैंने अलग कलर से क्यों लिखा है, इसका रीजन भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या बातें की हमने, सब म्यूकोजा किससे, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। और क्या है, इसके अंदर अब ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं, लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट हैं और नर्व्स भी अब प्रेजेंट होती हैं। अब तीसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा गया है कि जो ड्यूडेनम होती है, कहाँ पे होती है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा के अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार फिर से मैं इस पॉइंट को रिपीट करता हूं कि ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये खास बात है, मतलब क्या है, सब म्यूकोजा के अंदर नॉर्मली ग्लैंड्स नहीं पाए जाते, है ना। सिर्फ क्या है, ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, है ना। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, जबकि एनसीईआरटी में इन ग्लैंड्स का नाम नहीं दिया हुआ, पर फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इन ग्लैंड्स का नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। इनका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम में पाए जाते हैं। सब म्यूकोजा के बारे में इससे अलग आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ये आपके सामने है पूरा एनसीईआरटी है, ठीक है। अब क्या है, देखो अपनी कौन सी लेयर हो चुकी है, सिरोसा हो चुकी है, मस्कुलरिस हो चुकी है, सब म्यूकोजा हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं क्या, म्यूकोजा करने वाले हैं। और म्यूकोजा में थोड़ी चीजें अच्छी खासी दी हुई है, इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा करना पड़ेगा। म्यूकोजा, इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। तो म्यूकोजा में अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है, पहले वो बात देखते हैं। देखिए इसका नाम है म्यूकोजा, नाम में ही आ रहा है म्यूकोजा, मतलब क्या है, म्यूकस की सिक्रीशन तो भाई कहीं ना कहीं होती होगी, म्यूकस की सिक्रीशन कहीं ना कहीं होती होगी। अब म्यूकस की सिक्रीशन हो रही है तो जाहिर सी बात है, ये म्यूकस की सिक्रीशन कौन करता है, कोई ना कोई सेल करती होंगी। तो कौन सी सेल करती है म्यूकस की सिक्रीशन, गोबलेट सेल। गोबलेट सेल इनमें प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती हैं, म्यूकस की सिक्रीशन करती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, देखो हमने सब म्यूकोजा में देखा था, ब्लड वेसल भी थी, लिम्फ वेसल भी थी, नर्व्स भी थी। जबकि म्यूकोजा में अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्लड वेसल पाई जाएंगी और क्या है, लिम्फ वेसल भी पाई जाएंगी। बट क्या है, सब म्यूकोजा के अंदर जो नर्व्स प्रेजेंट होती थी, इसके अंदर नर्व्स जो है वो अब्सेंट है, जबकि यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट थी, इसमें नर्व्स नहीं पाई जाएंगी। ब्लड वेसल पाई जाएंगी, लिम्फ वेसल पाई जाएंगी, ये बात बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो म्यूकोजा के पॉइंट आएंगे वो दो आएंगे, किसके रिलेटेड, एक तो स्टमक के रिलेटेड आएगा, एक तो स्टमक के रिलेटेड, फिर से वो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक तो स्टमक के रिलेटेड आएगा और एक अपना किसके रिलेटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलेटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलेटेड एक पॉइंट आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एक पॉइंट नहीं है, मतलब अच्छा खासा पॉइंट है, बट यहाँ पे हम जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसका आइडिया ले लेंगे, फिर उसको डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला गया है कि स्टमक के अंदर, है ना, मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, मैं किस फ्लो में बोल रहा हूं, ठीक है। स्टमक के अंदर जो म्यूकोजा है, देखो नॉर्मल म्यूकोजा तो मान लो ऐसी है, ये नॉर्मल म्यूकोजा है, मान लो ये नॉर्मल म्यूकोजा है।
तो नॉर्मल म्यूकोजा चल रही थी, पीछे से चलती आ रही थी ईसोफेगस की, बट स्टमक के अंदर म्यूकोजा ने इर्रेगुलर फोल्ड्स बना दिए, कुछ इस तरीके के इर्रेगुलर फोल्ड्स बना दिए। एनसीईआरटी में यही वर्ड लिखा गया है, इर्रेगुलर फोल्ड्स बना दिए, ठीक है। और इन इर्रेगुलर फोल्ड्स को क्या बोला जाता है? रुगी बोला जाता है। इनको बोला जाता है रुगी बोला जाता है। और ये रुगी कहाँ बने हैं? स्टमक के अंदर बने हैं। तो स्टमक के लिए एक वर्ड यूज होता है हमेशा, गैस्ट्रिक। तो इनको बोल दिया जाएगा गैस्ट्रिक रुगी बोल दिया जाएगा। किनको? जो ये म्यूकोजा ने स्टमक के अंदर स्मॉल इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाए हैं, उनको बोल दिया क्या? गैस्ट्रिक रुगी बोल दिया, ठीक है। अब देखो, याद करो मैं क्या बोल रहा था कि हमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले हम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे, हम पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टोटल अपने को क्या पढ़ने थे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ने थे। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होंगे? स्टमक में होंगे। तो बेसिकली जो गैस्ट्रिक रोगी है ना, गैस्ट्रिक रोगी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोल देते हैं? एक तरीके से यही किसकी फॉर्मेशन करेगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। यही है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन सी सेल होती हैं, कौन से एंजाइम होते हैं, क्या क्या सिक्रेशन होती है, वो हम आगे जब ये पढ़ेंगे ना फ्लो में तब बात करेंगे। बट यहाँ पे इतना हम देख चुके हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो ये गैस्ट्रिक रुगी ही बनाती हैं। स्टमक में इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। देखिए, ये स्टमक में ऐसे रुगी बना दी इसने, रुगी है ना, ऐसे चल रही थी, रुगी बना दी थी। फिर आगे क्या आएगा? स्टमक के बाद क्या आता है? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोजा है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देती है, कुछ इस तरीके से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना। रुगी के कंपैरिजन में देख पा रहे हो, साइज में काफी बड़ी है रुगी के कंपैरिजन में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम क्या होता है? इनका नाम होता है विलाई। इनका नाम होता है विलाई, है ना। ये भी विलाई है, ये भी विलाई है, ये भी विलाई है, ये भी विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विलाई के ऊपर भी बहुत छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं, इस तरीके से, बहुत छोटी छोटी, है ना। अब साइज में ये क्या है? बहुत छोटी हैं, तो इनके लिए वर्ड यूज होता है माइक्रो मतलब बहुत छोटी है। और किसके ऊपर है? विलाई के ऊपर है, तो ये हो जाएंगी माइक्रोविलाई। ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देंगे। देखो, दिख रहा है ना ऐसे ब्रश जैसा दिख रहा है ना, ब्रिसल जैसे, ये उसको ब्रश वाली अपीयरेंस देंगे, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि मान लो कोई भी चीज ऐसे सिंपल ऐसे आ रही थी, तो उसने स्टमक में ऐसे फोल्ड बना लिए, है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना ली। तो इस चीज का यूज क्या है? इस चीज का फायदा क्या हुआ कि म्यूकोजा ने इतना जो तामझाम किया, इतने फोल्डिंग्स बनाई, इस चीज का फायदा क्या हुआ? देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज ऐसे फ्लैट होती है ना, जैसे ये फ्लैट सी है, थोड़ी फ्लैट काइंड ऑफ है ना, फ्लैट होती है, उसका सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है ना। और हम अगर फोल्डिंग्स बना देते हैं, जैसे कि यहां बनी और यहां तो और भी ज्यादा बन गई, तो क्या हो गया? इसकी वजह से क्या होगा? सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे जो भी काम हो रहा था, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी काम हो रहा था, क्या काम हो रहा था? मान लो अब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो सरफेस एरिया के बढ़ जाने से जो अब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा अच्छा हो पाएगा, वो ज्यादा बेटर हो पाएगा। तो इनका ये फायदा होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं। और ये सरफेस एरिया वाली लाइन जो है एनसीईआरटी में लिखी गई है कि ये विलाई जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। अब जो ये विलाई है ना, जो ये विलाई है हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखी, इनका एनसीईआरटी में डायग्राम अच्छा खासा दिया हुआ है और उसमें अच्छी खासी बातें दी हुई हैं। तो इसीलिए हमें विलाई को थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा, विलाई को, ठीक है। तो मैं आपके सामने आप विलाई बनाने जा रहा हूँ, जिनको हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है। ये एक विलाई है, ये दूसरी विलाई है, या थोड़ी सी एक दरार जैसी बना देते हैं, और ये तीसरी विलाई है। 3 विलाई के साथ हम खेल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो, ये एक विलाई है, ये दूसरी विलाई,
ये तीसरी विलाई, और यहाँ दो विलाई के बीच में आप देख पा रहे हो यहाँ पे दरार जैसी है ना, ये दरार सी बन रही है, इनमें नहीं है बट यहाँ पे बन चुकी है ये दरार जैसी। तो दरार को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट बोलते हैं, दरार को बोलते हैं क्रिप्ट बोलते हैं। और इसका है ना, दरार को बोला क्रिप्ट, और ये पूरे का नाम क्या पड़ जाता है, क्रिप्ट ऑफ लेबरकुहेन। थोड़ा स्पेलिंग में गलती हो जाए तो माफ कर देना, शायद से यही है लेबरकुहेन, ठीक है। क्रिप्ट ऑफ, क्रिप्ट यानी दरार सी बन गई है विलाई के बीच में, तो उसको क्या बोल दिया, क्रिप्ट ऑफ लेबरकुहेन बोल दिया। अब मेरी एक बात याद करो, जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना चाहते थे कि सलाइवरी ग्लैंड को हम पढ़ेंगे, लीवर को पढ़ेंगे, पेनक्रियास को पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तो क्या होते हैं, हम देख चुके हैं, गैस्ट्रिक रोगी होते हैं। और क्या मैंने बोला था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है ना, वो कहाँ से बनते हैं, क्या होते हैं, असल में वो यही होते हैं। ये जो क्रिप्ट बन गए हैं, दरार बन गई है, यही क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड की फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बातें यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, ये क्या चल रही है, ये कहाँ पे चल रहा है सिनेरियो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से अपने को क्या करानी है, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा फील करा देता हूं कि क्या चल रहा था अपना बेसिकली, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। और मान लीजिए ये अपना माउथ है, ये एनएस है, और यहां कहीं पे ये रेड वाला पोर्शन जो है, ये रेड वाला पोर्शन ये किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ठीक है। और मान लो हम वही चीजें, वही बेसिक है ना, कि मैक्रोमोलिक्यूल हमने खाए, ये अब्जॉर्ब नहीं हो सकते थे, तो इसको हमने छोटे पीसेस में तोड़ दिया, छोटे पीसेस में तोड़ दिया। अभी भी अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे थे, तो हमने क्या किया, इनको और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। अब छोटे छोटे इतने छोटे हो चुके हैं कि इनको अब्जॉर्ब किया जा सकता है। और अब्जॉर्ब करना कहाँ है, मान लो यहाँ करना है, यहाँ करना है। मैंने आपको ब्लड बताया था, ठीक है। बट जो अब्जॉर्ब होने वाली चीजें हैं, अब्जॉर्ब होने वाली चीजें हैं, उस पर थोड़ा बात करेंगे हम, और चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए हम जो भी खाना खाते हैं ना, यहाँ पे मान लो जो भी मैक्रोमोलिक्यूल थे, जो भी खाना खाते हैं, उसमें मेजर तरीके से चार ही चीजें होती हैं। एक तो प्रोटीन होते हैं, मेजर तरीके से चार ही चीजें होते हैं, और इन्हीं की डाइजेशन हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। एक तो प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं न्यूक्लिक एसिड, एक होते हैं न्यूक्लिक एसिड जो अपने आरएनए डीएनए हो जाएंगे, और एक होते हैं फैट्स। यही चार चीजें मोटे मोटे तौर पे अपने खाने में होती है, और इन्हीं का डाइजेशन अपने को पढ़ना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीके से इन तीनों को देखो ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड, ये एक तरीके से वाटर सोल्यूबल है, ये एक तरीके से वाटर सोल्यूबल है। और फैट तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है ये फैट सोल्यूबल आइटम है, ठीक है। अब ये है मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब प्रोटीन को हमें छोटा छोटा तोड़ना पड़ेगा, अमीनो एसिड तक तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना है वो हम आगे पढ़ेंगे डाइजेशन में। कार्बोहाइड्रेट्स को हमें ग्लूकोज तक तोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड को हमें ना बिल्कुल जितना छोटा टूट सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड ना, उससे भी आगे वहां तक तोड़ना पड़ेगा, और फैट्स को भी तोड़ना पड़ेगा, है ना। बट यहाँ पे जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि इनको जब हम तोड़ देंगे छोटे छोटे पीसेस में, जो हम ये दिखा रहा हूं मैं आपको कि इतना मान लो हमने इनको तोड़ दिया, अब हमें इनको क्या करवाना है, अब्जॉर्ब करवाना है, अब्जॉर्ब करवाना है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो ये वाटर सोल्यूबल आइटम है ना, वाटर सोल्यूबल आइटम, इनको हम कहाँ अब्जॉर्ब कराएंगे, ब्लड वेसल में। कराना अल्टीमेटली ब्लड में ही है, बट जो फैट सोल्यूबल आइटम होते हैं वो ब्लड वेसल में डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इनको हमें अब्जॉर्ब कराना है कहाँ, ब्लड वेसल में। और जो फैट सोल्यूबल आइटम है उसको कहाँ अब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, लिम्फ वेसल में। अल्टीमेटली वो ब्लड में ही पहुंच जाएगा, पर हमें पहले लिम्फ वेसल में इसको अब्जॉर्ब कराना पड़ता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा इतनी बकवास क्यों बताई, पर ये बहुत काम की बकवास है, इससे बहुत सारी चीजें आपकी रिलेट हो जाएंगी। ब्लड वेसल में, लिम्फ वेसल में, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर हमें यहाँ से सारी चीजें क्या करवानी है, अब्जॉर्ब करवानी है ब्लड में, तो हमें सराउंडिंग में क्या चाहिए,
ब्लड वेसल भी चाहिए, है ना, वाटर सॉल्यूबल को अब्जॉर्ब कराने के लिए, और क्या है, लिम्फ वेसल भी चाहिए। दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल चाहिए, तभी ये अब्जॉर्ब हो पाएगा। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो विलाई यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रही है, विलाई कुछ इस तरीके से बन रही है, कुछ इस तरीके से विलाई बन रही है। अब ये विलाई के अंदर क्या हो, ब्लड वेसल भी हो, है ना, विलाई के अंदर ब्लड वेसल भी हो और लिम्फ वेसल भी हो। विलाई के अंदर ब्लड वेसल भी होनी चाहिए, लिम्फ वेसल भी होनी चाहिए, तभी ये जो खाना है ये इनमें विलाई के थ्रू क्या हो पाएगा, अब्सॉर्ब हो पाएगा। मतलब क्या है, ये जो मैंने विलाई बनाई है इनके अंदर लिम्फ वेसल भी होनी चाहिए, ब्लड वेसल भी होनी चाहिए, तभी अब्सॉर्प्शन हो पाएगी, है ना। और इसीलिए मैं इतनी बकवास बता रहा था कि अभी एनसीईआरटी का डायग्राम जो है अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर विलाई में होगी बेसिकली, यहाँ पे क्या होती है, इसमें एक आपको लिम्फ वेसल दिखाई देगी, इस तरीके से कुछ इसमें भी बना देते हैं एक लिम्फ वेसल, ये ब्लैक कलर वाली जो बना रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये लिम्फ वेसल आपको दिखाई देगी यहाँ पे, लिम्फ वेसल, ठीक है। विलाई को अलग कलर से बना देते हैं, विलाई का कलर अलग कर देते हैं, लो लो, तो मैंने विलाई का अलग कलर कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये जो बन गई है ये है लिम्फ वेसल, ये जो बन गई है, अबे पतला हो जा बेटा, ठीक है, पतला हो। तो ये जो बन गई है ना, ये जो बनी है ब्लैक कलर वाली, यहाँ पे है ब्लैक कलर वाली, ये यहाँ पे है, ये हमने क्या बना दी है, लिम्फ वेसल, ये हमने बना दी है लिम्फ वेसल, ठीक है। अब हमें पता है लिम्फ के अंदर आरबीसी तो होती नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल होती हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल होती हैं तो ये कैसी दिखाई पड़ेगी, ये कैसी दिखाई पड़ेगी, व्हाइट कलर की दिखाई पड़ेगी। और व्हाइट कलर के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, जैसे एक लैक्टोस वर्ड है, लैक्टोस कहाँ पाया जाता है, मिल्क के अंदर। मिल्क कैसा होता है, व्हाइट कलर का, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है लैक्टियल। इसको क्या बोल देते हैं, लैक्टियल बोल देते हैं, एनसीईआरटी में लिखी गई है ये बात, ठीक है। ये जो लिम्फ वेसल है ये व्हाइट कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इसको लैक्टियल बोल दिया जाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई, है ना। तो एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई कि भाई लिम्फ वेसल होनी चाहिए, ब्लड वेसल भी बनानी पड़ेंगी, तो यहां से हम ब्लड वेसल बना देते हैं, ठीक है। मान लो ये बना दी, आर्टरी बना दी, रेड कलर की मैंने बना दी, आर्टरी बना दी, और ये ब्लू कलर में क्या बना देता हूँ, वेन बना देता हूँ, ब्लू कलर में वेन बना देता हूं। तो ये आर्टरी बन गई, ये वेन बन गई, तो ये हमने क्या बना दी, ब्लड वेसल बना दी, ये हो गई आर्टरी और ये ब्लू कलर वाली वेन हो गई, ठीक है। अब जो भी अब्जॉर्प्शन करानी है वो सब अब्जॉर्ब हो सकता है ना, ब्लड वेसल में होने वाला ब्लड वेसल में, और लिम्फ वेसल में होने वाला लिम्फ वेसल में, है ना। और क्रिप्ट तो हम देख चुके हैं कि विलाई के बीच में जो ये दरार बनी है, क्रिप्ट बना है, क्रिप्ट और लेबरकुहन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड बनाएगा। और ये क्या थी, विलाई थी। विलाई में दो चीजें होती हैं, एक लिम्फ वेसल, एक ब्लड वेसल। लिम्फ वेसल सफेद कलर की दिखाई पड़ती है, क्यों, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल नहीं होती है, इसलिए उसको लैक्टियल बोल दिया जाता है ना। लैक्टोस, लैक्टोस कहाँ होता है, दूध में, मिल्क में, और मिल्क का कलर कैसा होता है, व्हाइट, तो वहीं से ये वर्ड रिलेट होता है। और ये ब्लड वेसल अपनी आर्टरी वेन बन चुकी है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हम एलिमेंट्री कैनाल को अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं वो बेहद ही जरूरी है, हाँ। और अपनी एनसीईआरटी में कंप्लीटली 100% वो दी हुई है एनसीईआरटी में। बट वो एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दी हुई है कि हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो उस चीज को, है ना, कि कहाँ पे कैसे फूड कैसे कैसे चला, उस चीज को मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले फूड यानी खाना खाया, हमने खाना खाया, फूड खाया हमने, ठीक है। अब हम फूड कहाँ से खाएंगे, जाहिर सी बात है अपने माउथ से खाएंगे, मुंह से खाएंगे।
ठीक है। अब सबसे पहला काम, मान लो रोटी खाई, पराठा खाया, सबसे पहला काम हम फूड को खाते ही क्या करते हैं, उसको दांतों से चबाते हैं। दांतों से चबाते हैं मतलब मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन यानी चबाना। मेस्टिकेशन किससे चबाया, बाय टीथ्स। हमने खाने को सबसे पहले दांतों से चबाया। अब जब हम फूड को मेस्टिकेट कर देंगे दांतों से तो वो क्या बन जाएगा, मेस्टिकेटेड फूड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, मेस्टिकेटेड फूड बन जाएगा। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, ये हमने खाने को दांतों से चबा लिया, अब हम क्या काम करेंगे, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है, जो सलाइवा है उसके साथ इसको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मेस्टिकेटेड फूड को सलाइवा के साथ क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, है ना। और फिर इसके बाद इस फूड का नाम क्या बन जाता है, बोलस। बोलस सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोलस बन जाता है। और बोलस अपना कहाँ पे बना है, जाहिर सी बात है सलाइवा माउथ में है, तो ये अपना माउथ में बना है। अब अपने माउथ में क्या बन चुका है, बोलस बन चुका है। अब इस बोलस को हमें क्या करना है, निगलना है ना। बोलते हैं ना कि निवाले को हलक से उतारना, निगलना। निगलना, इसको क्या करना है, अब निगलना है। निगलने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्वेलो करना। स्वेलो करना, स्वेलो। और इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा स्वेलोविंग। स्वेलोविंग या फिर इसी का दूसरा नाम होता है डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन, ठीक है। अब माउथ के बाद अगला पार्ट कौन सा आना था, एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स आना था। तो ये डीग्लूटेशन यानी निगल के हमने फेरिंग्स तक पहुंचा दिया। अब फेरिंग्स से आगे फिर से इसको निगल लेंगे, फिर क्या आ जाएगा भाई, ईसोफेगस आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ईसोफेगस आ जाएगा। तो भाई ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या थी, एक लंबी ट्यूब है, लंबी ट्यूब है। ईसोफेगस में खाना अब पहुंच चुका है। खाना बेसिकली क्या पहुंचा है, बोलस पहुंचा है। ईसोफेगस में बोलस पहुंचा है ना, बोलस ही था, उसके बाद तो कोई केमिकल चेंज उसमें फिजिकल चेंज आया नहीं है, बोलस पहुंचा है। अब हम बात कर चुके थे, ऑलरेडी बात कर चुके थे कि ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के अंदर क्या होती हैं, क्या होती हैं, मस्कुलर मूवमेंट होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, पेरिस्टाल्सिस बोला जाता है। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोल लो या पेरिस्टाल्सिस बोल लो, है ना। मैंने बोला था कि मस्कुलर मूवमेंट दो ही जगह पाई जाएंगी, एक तो ईसोफेगस में पाई जाएंगी पेरिस्टाल्सिस, एक स्टमक में पाई जाएंगी चर्निक मूवमेंट, ठीक है। अब पेरिस्टाल्सिस यानी इसकी मस्कुलर मूवमेंट की वजह से ईसोफेगस में जो मस्कुलर मूवमेंट होंगी, ये बोलस जो है ये आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ये बोलस जो है आगे पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, स्टमक में पहुंच जाएगा। अगला पार्ट तो स्टमक ही था ना एलिमेंट्री कैनाल में, तो स्टमक में पहुंच चुका है, क्या पहुंच चुका है, बोलस पहुंच चुका है। ये बोलस जो था स्टमक के अंदर अब पहुंच चुका है। अब याद कीजिए मैंने आपको बोला था कि स्टमक के अंदर क्या होती हैं, स्टमक के अंदर क्या होती हैं, स्टमक के अंदर क्या होती हैं, मस्कुलर मूवमेंट, जिनको बोला जाता है चर्निंग मूवमेंट, जिनको बोला जाता है चर्निंग मूवमेंट, ठीक है। तो स्टमक के अंदर मसल होती है जिनकी मूवमेंट को चर्निंग मूवमेंट बोला जाता है। और चर्निंग मूवमेंट के रिजल्ट से क्या होगा, जो ये बोलस था ना, ये बोलस था, ये बोलस था, ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ये मिक्स हो जाएगा किसके साथ, स्टमक के अंदर क्या होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाएंगे, गैस्ट्रिक एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस, वो सब बनाएंगे। तो मिक्स हो जाएगा किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस मतलब, है ना, स्टमक के अंदर जो भी एंजाइम और जो भी जूस बना, गैस्ट्रिक जूस के साथ, है ना। पूरा फ्लो समझो। स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर क्या हुई, स्टमक के अंदर हुई चर्निंग मूवमेंट, हुई मसल की मूवमेंट। उसकी वजह से चर्निंग मूवमेंट के रिजल्ट से क्या हुआ, जो बोलस था, जो कि स्टमक में बोलस पहुंचा था, वो क्या हो गया, मिक्स हो गया किसके साथ, किसके साथ मिक्स हो गया, गैस्ट्रिक जूस यानी स्टमक के अंदर जो एंजाइम थे, जूस था, उसके साथ मिक्स हो गया। तो बोलस जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, काइम। उसका नाम क्या पड़ जाता है, काइम। और काइम कहाँ पे बना है, जाहिर सी बात है स्टमक में बना है। काइम कहाँ पे बना है, स्टमक में। तो यहां तक मैं आपको कहानी समझाना चाहता था कि काइम किसको बोलते हैं, बोलस किसको बोलते हैं, मेस्टिकेटेड फूड किसको बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस किसको बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट किसको बोलते हैं। ये बातें मैं आपको समझाना चाहता था, ये पूरा समझाना चाहता था, ठीक है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है पर हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया है।
ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया जाता है कि स्टमक के अंदर फूड की स्टोरेज कितनी देर तक होती है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टमक के अंदर फूड की स्टोरेज 4 से 5 घंटे तक होती है, 4 से 5 घंटे तक। अब देखिए इस वीडियो में हमने अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को फिनिश कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम है ना लीवर के बारे में पढ़ेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। थैंक यू, टाटा।